जब पूरा शहर सोया होता है। उस रात भी वह बह रही थी, काली, खामोश, अपने भीतर न जाने कितने राज छुपाए हुए। भोर होने में अभी घंटा भर बाकी था और रामदीन मल्लाह अपनी छोटी सी नाव ली घाट के उस सुनसान हिस्से में जाल डाल रहा था जहां आमतौर पर कोई नहीं आता। जाल हल्का था, मानो गंगा मियां आज कुछ देने के मूड में न हो। रामदीन बड़बड़ाया, चप्पू फिर से पानी में डाला और तभी जाल किसी भारी जड़वत चीज में अटक गया। उसने खींचा, कुछ गीला, भारी, इंसानी सा आकार पानी की सतह पर उभरा। रामदीन की चीख गंगा के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। हे भगवान, लाश बा, कोई सुनता, लाश बा यहां। कुछ ही मिनटों में घाट की सीढ़ियों पर पैरों की आवाजें गूंजने लगीं। भीड़ जुटी, कानाफूसी शुरू हुई और आखिर में एक पुलिस जीप कर्कश आवाज के साथ रुकी। इंस्पेक्टर दुबे नीचे उतरे, भीड़ को हटाते हुए लाश के पास झुके। उम्र कोई 28-30, कपड़ों से लगता था पढ़ी लिखी, शहर से जुड़ी हुई कोई लड़की। पास ही एक भीगा हुआ बैग पड़ा था। दुबे ने कांस्टेबल की तरफ देखे बिना कहा कि बैग उठाकर थाने ले चले, इससे पहले कि यहां भीड़ और इकट्ठा हो। तभी उनकी जेब में मोबाइल बजा। दुबे भीड़ से थोड़ा हटकर पीठ मोड़कर बात करने लगे। आवाज इतनी धीमी कि पास खड़ा कांस्टेबल भी पूरी बात न सुन पाए। जी सर, अभी मिली है। नहीं सर, अभी किसी को कुछ पता नहीं, बस लोकल भीड़ है। कुछ देर वह सिर्फ सुनते रहे। उनका चेहरा धीरे धीरे सख्त पड़ता गया, जैसे कोई अनदेखा बोझ उनके कंधों पर रखा जा रहा हो। फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, सर एक बात कहूं, पोस्टमार्टम तो होगा ही ना? बिना उसके तो मौत का कारण भी नहीं लिख पाऊंगा फाइल में। जवाब में जो भी कहा गया उसने दुबे की आवाज को पूरी तरह बदल दिया। जी ठीक है सर, जैसा आप कहें वैसा ही होगा, आप बेफिक्र रहिए। फोन काटकर वह वापस लौटे। भीड़ अभी भी वहीं खड़ी थी। गंगा की लहरें अब भी वैसे ही किनारे से टकरा रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दुबे ने कांस्टेबल की तरफ देखे बिना बिल्कुल सपाट आवाज में हुक्म दिया, लिखो, डूबने से मौत, दुर्घटना, केस बंद। कांस्टेबल की भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। उसने हिम्मत करके कहा, सर माफी चाहता हूं, पर बैग में तो कागजात हैं, शायद कुछ पहचान मिल जाए। क्या हम एक बार ठीक से देख ना लें? दुबे ने उसकी तरफ ऐसी नजर से देखा जिसमें न गुस्सा था न सफाई, बस एक थकी हुई चेतावनी। जो कहा वो लिखो, उन्होंने कहा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कुछ चीजें समझने की नहीं, बस मानने की होती हैं। आज इसे उन्हीं में गिन लो। गंगा बहती रही, जैसे उसे भी पता था कि यह कहानी यहीं दफन कर दी जाएगी। पर कहानियां हमेशा उतनी आसानी से नहीं मरती जितना लोग सोचते हैं। करीब 100 मीटर दूर गया में अभय रंजन उस वक्त एक गोदाम के शटर गिन रहा था। कभी वह दरोगा हुआ करता था, अब खाकी वर्दी बदलकर सुरक्षा प्लस नाम की एक छोटी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड बन गया था। उसका जूनियर साथी दौड़ता हुआ आया और बोला, सर रात में शटर नंबर 3 का ताला ठीक से बंद नहीं हुआ था, मुझे तो सुबह देखकर ही शक हुआ। ता है, अभय ने बिना देखे जवाब दिया, जैसे यह बात उसे कल की ही तरह पुरानी लगती हो। लड़का चौंक गया, कैसे पता सर, आपने तो अभी देखा भी नहीं। अभय ने आखिरकार नजर उठाई। आवाज में कोई घमंड नहीं था, बस सीधा तथ्य। शटर के नीचे धूल की जो लाइन जमी थी वह एक जगह से टूटी हुई थी, बहुत महीन सी दरार, पर टूटी जरूर थी। अगर कोई अंदर घुसा होता तो पूरी लाइन मिट जाती, पैरों के निशान बनते। यहां सिर्फ एक हल्की खिंचाव की लकीर थी, मतलब किसी ने बाहर से शटर को थोड़ा ऊपर उठाकर अंदर झांका, फिर छोड़ दिया। चोरी की नीयत नहीं थी, सिर्फ टोह ली गई थी, शायद यह जानने के लिए कि रात में यहां पहरा कैसा है। लड़का हैरानी से देखता रह गया। आप तो सच में, चेकलिस्ट पूरी करो। अभय ने बात बीच में ही काट दी, थकी हुई आवाज में, मानो अपनी ही तारीफ सुनना उसे किसी पुराने जख्म की तरह चुभता हो। 10 बजे मालिक आएगा, टाइम पर सब कुछ तैयार मिलना चाहिए। लड़का चला गया। अभय अकेला खड़ा रह गया, गोदाम के पंखे हीरस घरघराहट के बीच। दूर कहीं किसी ट्रेन की सीटी बहुत हल्की सी सुनाई दी और उस आवाज में उसे न जाने क्यों अपने पुराने थाने की याद आ गई। वह छोटा सा कमरा, वह पुरानी कुर्सी, वह एहसास कि उसके किए हुए काम का कोई मतलब है। उसने मन ही मन सोचा, 3 साल पहले वह दरोगा था, लोग उसके सामने सच बोलते डरते थे। अब वह गोदाम के शटर गिनता है और यहां सिर्फ धूल की लकीरें झूठ नहीं बोलती, बाकी सब कुछ बोल सकता है। दोपहर में उसका फोन बजा।
स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी आवाज तुरंत नरम पड़ गई, जैसे किसी ने भीतर का कोई भारी दरवाजा हल्के से खोल दिया हो। हाँ पूजा, बोल। भैया, खाना खाया? उसकी छोटी बहन की आवाज में हमेशा की तरह गर्माहट थी, वही अपनापन जो सालों से नहीं बदला। खा लिया, उसने कहा। हालांकि सच ये था कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। थाने में सब ठीक है ना? नए एसएचओ साहब कैसे हैं? अच्छे हैं क्या? आपको तंग तो नहीं करते? पूजा के सवाल में वही पुरानी फिक्र थी जो उसे 3 साल पहले भी होती थी। अभय एक पल के लिए रुका। यह झिझक बहुत महीन थी, इतनी छोटी कि शायद कोई और भाई बहन इसे पकड़ भी ना पाता। पर पूजा को हमेशा से पता था कि अभय की खामोशी में भी एक भाषा होती है। ठीक है, उसने आखिर धीरे से कहा, सब सामान्य चल रहा है, तू फिक्र मत कर। मां की तबीयत के लिए पैसे भेज दिए थे ना आपने? दवाई की किस्त बाकी थी इस महीने, भेज दिए हैं, चिंता मत कर, उसने कहा, ये जानते हुए कि पैसे भेजने के लिए उसे इस महीने अपनी खुद की एक जरूरी दवाई टालनी पड़ी थी। पूजा हल्के से हंसी, वह हंसी जो सालों की आदत से बनी थी। आप बदल नहीं सकते भैया, हमेशा चिंता मत कर ही बोलते हो, चाहे हालात कुछ भी हों। जैसे यह 4 शब्द ही सारी दुनिया की समस्याएं हल कर देते हैं। तू भी नहीं बदलती? अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसकी आवाज में एक था जिसे वह छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हर बार यही पूछती है, जैसे उम्मीद करती हो कि इस बार जवाब बदल जाएगा। पूजा की आवाज अचानक थोड़ी गंभीर हो गई, जैसे वह बहुत देर से यह बात कहना चाहती थी और अब हिम्मत जुटा पाई हो। क्योंकि आप कभी सच नहीं बताते भैया, इसलिए पूछना पड़ता है। मुझे पता है कुछ ठीक नहीं है, बहुत दिनों से लग रहा है, बस आप बताते नहीं। और मैं जानती हूं पूछूंगी तो भी आप यही कहेंगे कि सब ठीक है। यह वाक्य अभय को कहीं बहुत गहरे चुभ गया, इतना गहरे कि उसे लगा जैसे किसी ने पुरानी सिलाई खोल दी हो। उसने अपनी आवाज को जबरन सामान्य बनाने की कोशिश की। फोन रख अब, काम है, बाद में बात करते हैं। ठीक है भैया, पूजा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी, पर साथ ही समझदारी भी, जैसे वह जानती हो कि अभी इससे ज्यादा दबाव डालने का कोई फायदा नहीं। ख्याल रखना अपना, और जब मन करे सच बता दिया करो, मैं संभाल लूंगी। फोन कट गया। अभय कुछ देर तक अपने हाथ में पकड़े फोन को यूं ही देखता रहा, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा हो जो वहां था ही नहीं। शाम को वह गया कि एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठा था जब सुरेश आकर उसके सामने बैठ गया। सुरेश कभी उसका हवलदार साथी हुआ करता था, अब पटना में तैनात था। अरे अभय भाई, कब से ढूंढ रहे थे तुमको, फोन भी नहीं उठा रहे थे बहुत दिनों से। अभय की मुस्कान में इस बार असली खुशी झलकी, वह खुशी जो सिर्फ पुराने भरोसे वाले लोगों को देखकर आती है। सुरेश, का हाल बा? पटना से कब आए, बताया भी नहीं। बस आज ही, भाभी के घर शादी में है, कल वापस जाना है, सुरेश ने चाय का ऑर्डर देते हुए कहा। फिर उसकी आवाज अचानक धीमी और गंभीर हो गई, जैसे वह कोई भारी बात कहने से पहले माहौल भांप रहा हो। सुनो है भाई, एक बात बताऊं जो कल से मेरे दिमाग में अटकी है। कल भोर में गंगा घाट पर एक लाश मिली, लड़की थी, किसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। और भाई, जो हुआ वो बहुत अजीब है। ऊपर से सीधा फोन आया और केस को डूबना लिखवा दिया गया, वो भी बिना पोस्टमार्टम के, बिना ठीक से जांच किए। अभय की भौहें सिकुड़ गईं, पुरानी फितरत जाग उठी, वह फितरत जो 3 साल की नौकरी छूटने के बाद भी नहीं मरी थी। बिना पोस्टमार्टम के मौत का कारण कैसे तय कर दिया गया? यह तो बुनियादी प्रोसीजर के खिलाफ है। कोई भी एसएचओ इतना बड़ा रिस्क अपनी मर्जी से नहीं लेता। यही तो मैं कह रहा हूं, सुरेश ने हाथ उछालते हुए कहा। दुबे साहब खुद परेशान लग रहे थे उस वक्त, मुझे उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन्हें भी यह ठीक नहीं लग रहा, पर ऊपर से इतना दबाव था कि उन्होंने बहस करने की भी हिम्मत नहीं की। वह रुका, फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। और भाई, तुमको याद है ना तुम्हारा वो पुराना केस, प्रकाश यादव वाला अपहरण? उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था ना। आखिर में जब तुमने केस लगभग सुलझा लिया था, ऊपर से फोन आया था। अभय की आवाज में अचानक एक गंभीरता उतर आई जो पल भर पहले तक वहां नहीं थी। उसकी उंगलियां चाय के कुल्हड़ पर कुछ ज्यादा कस गईं। याद है, उसने धीरे से कहा, इतनी धीरे कि सुरेश को लगा जैसे उसने कोई बहुत पुराना दरवाजा फिर से खोल दिया हो। सुरेश ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए हल्की हंसी उड़ाई, हालांकि उसकी आंखों में
हल्की चिंता अब भी बाकी थी। अरे छोड़ो, तुम अब भी वैसे ही सोचते हो भाई। पुलिस वाले दिमाग से बाहर नहीं निकल पाए अब तक। हर छोटी बात में साजिश ढूंढते रहते हो। अभय ने चाय की चुस्की ली। नजरें कहीं दूर टिकी रहीं, जैसे वह किसी और ही वक्त में पहुंच गया हो। दिमाग बदलना आसान नहीं होता सुरेश, खासकर तब जब उसी दिमाग की वजह से एक बच्चा जिंदा घर पहुंचा हो। सुरेश थोड़ी देर बाद विदा लेकर चला गया, ये कहते हुए कि उसे रात की बस पकड़नी है। अभय अकेला बैठा ही था कि एक औरत आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बिना पूछे बैठ गई। उम्र 40 के आसपास, सादे सूती कपड़े, चेहरे पर किसी तरह का तामझाम नहीं, बस एक स्थिर नापी तुली नजर जो पहली ही झलक में बता देती थी कि यह औरत आम नहीं है। ये कुर्सी खाली नहीं है, अभय ने सतर्क होकर कहा, हल्की चिढ़ के साथ। अब है, उसने बेफिक्री से जवाब दिया। फिर चाय वाले को इशारा किया, एक चाय, कम मीठी। मैडम माफ कीजिए, पर मैं आपको जानता नहीं और मेरा मूड फिलहाल किसी अजनबी से बात करने का नहीं है, पर मैं आपको जानती हूं, दरोगा अभय रंजन। वह रुकी। अभय के चेहरे की प्रतिक्रिया गौर से देखती रही, जैसे हर छोटी हरकत को नाप रही हो। माफ करिए, पूर्व दरोगा शब्द सही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? अभय का चेहरा सख्त पड़ गया। आवाज में अचानक ठंडी सतर्कता आ गई। कौन है आप और मेरे बारे में इतना क्यों जानती हैं? यह कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई अजनबी सीधे मेरा पुराना ओहदा जानकर आए। नाम मीरा किशोर है और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि 3 साल पहले आपने एक अपहरण केस अकेले सुलझाया था, बिना किसी की मदद के, बिना किसी गैजेट के, सिर्फ लोगों को पढ़कर, सिर्फ धैर्य और अपनी समझ के दम पर। और उसका इनाम क्या मिला? आपको सस्पेंड कर दिया गया, जबकि श्रेय किसी और ने ले लिया। अभय ने कड़वाहट से कहा, आप मेरी फाइल पढ़कर आई हैं, बहुत बढ़िया रिसर्च की है आपने। अब सीधे बताइए, क्या चाहिए आपको मुझसे? मैं इतना वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं हूं। फाइल में जो नहीं लिखा वो जानना चाहती हूं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। जैसे क्या? जैसे आपने केस सुलझाने के बाद भी चुप क्यों रहे? शोर क्यों नहीं मचाया? मीडिया के पास क्यों नहीं गए, जबकि आपके पास पूरा हक था अपनी सफाई देने का, अपना नाम साफ करने का? ज्यादातर लोग तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देते। अभय कुछ देर चुप रहा। इस सवाल ने उसे चौंका दिया था, क्योंकि यह वह सवाल था जो उससे कभी किसी ने नहीं पूछा, यहां तक कि उसके अपने परिवार ने भी नहीं। क्योंकि बच्चा सही सलामत घर पहुंच गया था, उसने आखिर धीरे से कहा। उसकी मां की आंखों में जो सुकून मैंने देखा था, उसके बाद बाकी सब बातें, मीडिया, इनाम, इज्जत, सब बेमानी लगने लगी। मीरा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लगभग तारीफ जैसी। वह मुस्कान जो शायद ही कभी उसके चेहरे पर आती हो। यही जवाब मैं सुनना चाहती थी, अभय जी, और यही वजह है कि मैं आज यहां बैठी हूं। अब सीधा बताइए, अभय ने कहा। उसकी आवाज में अब जिज्ञासा और सतर्कता दोनों मिली जुली थीं। आप कौन हैं और यहां क्यों बैठी हैं? मुझसे क्या काम है आपको? मैं एक ऐसी टीम चलाती हूं जो किसी फाइल में दर्ज नहीं है, मीरा ने कहा। कोई बैज नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सरकारी पहचान नहीं, सिर्फ काम, और वह काम भी ऐसा जिसे कोई और नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें न शोहरत है न सुरक्षा की गारंटी। सुनने में तो बहुत फिल्मी लग रहा है, अभय ने कहा, हल्के व्यंग्य के साथ, जैसे किसी जासूसी नॉवेल का पन्ना पढ़ रहा हूं। फिल्मी लगे तो अच्छा है, मीरा ने बिना मुस्कुराए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। इसका मतलब है लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ असल में मौजूद है, और यही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो चीज अविश्वसनीय लगती है उस पर कोई शक नहीं करता। और आपको मुझ में क्या दिख रहा है जो आपको लगा कि मुझे ढूंढकर यहां आना जरूरी है? एक आदमी जो सिस्टम से टूटा है, पर जिसका काम करने का जज्बा नहीं टूटा, मीरा ने कहा, हर शब्द नापते तौलते हुए। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं अभय जी। ज्यादातर लोग या तो सिस्टम के साथ चलते रहते हैं, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो, या फिर पूरी तरह बगावत कर बैठते हैं और खुद को बर्बाद कर लेते हैं। पर आप बीच में अटके हैं, न पूरी तरह सिस्टम के साथ, न पूरी तरह उसके खिलाफ। और यही जगह है जहां से हमें असली लोग चाहिए होते हैं। अभय ने व्यंग्य से कहा, यानी मैं टूटा हुआ हूं, इसलिए काम का हूं। बहुत खूबसूरत तारीफ है यह। टूटा हुआ आदमी सवाल पूछना नहीं छोड़ता दरोगा साहब, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में अब हल्की गंभीरता थी। वो सिर्फ भरोसा करना बंद कर देता है।
ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और यह फर्क बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक पल की खामोशी छा गई। अभय की नजरें मीरा पर टिकी रहीं, जैसे वह कुछ माप रहा हो, कोई फैसला अंदर ही अंदर बन रहा हो। और अगर मैं मना कर दूं, अगर मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी ना हो तो मैं चाय खत्म करके चली जाऊंगी और आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। मीरा रुकी, फिर धीरे से पर वजनदार आवाज में बोली, पर एक बात बता दूं ताकि फैसला लेने में आसानी हो। कल भोर में गंगा किनारे जो लाश मिली थी, उसका केस अगले 24 घंटे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कोई पूछताछ नहीं, कोई जांच नहीं, बस कागजों में एक डूबने से मौत लिखा जाएगा और फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अगर आपको सच में परवाह नहीं है इस बात की तो बेशक मना कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। अभय का जबड़ा भींच गया। मीरा को साफ पता था कि यह उसकी सबसे कमजोर नस है और उसने बिल्कुल सही जगह पर वार किया था। आपको कैसे पता कि मुझे उस केस के बारे में पता है? मैंने तो किसी से इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मीरा उठ खड़ी हुई, मेज पर पैसे रखे। उसकी हरकतों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि सुरेश आपसे 15 मिनट पहले यहीं बैठा था और हमें पता है वह आपको क्या बता गया। उसने एक कार्ड मेज पर रखा, सिर्फ एक नंबर, कोई नाम नहीं, कोई लोगो नहीं। मैं जवाब के लिए इंतजार नहीं करूंगी अभय जी, क्योंकि इस काम में इंतजार करने की गुंजाइश कम ही होती है। पर अगर आप सच में उस लड़की के लिए, उसकी मौत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही है कि पहले खुद जाकर देखिए, अपनी आंखों से, अपने तरीके से, फिर फैसला लीजिए कि आगे क्या करना है। वह चली गई बिना पीछे मुड़े। अभय कार्ड को हाथ में लेकर देखता रहा और मन ही मन सोचा कि यह औरत उसे परख रही थी, हर सवाल, हर जवाब का हिसाब रख रही थी। और वह पास हुआ या फेल, यह अभी तय नहीं था, पर एक बात तय थी। उसके भीतर जो पुरानी आग बरसों से दबी पड़ी थी, वह आज रात फिर से सुलगने लगी थी। अगली सुबह वह पटना के सरकारी मुर्दा घर में खड़ा था। सुरेश की मदद से अंदर आया था, जिसने उसे पुराना विभागीय साथी बताकर भीतर ले जाने की इजाजत दिलवाई थी। हालांकि उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। सुरेश बार बार घड़ी देख रहा था, उसकी आवाज में घबराहट थी। ज्यादा वक्त नहीं है भाई, दुबे साहब को पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी और शायद तुम्हारे लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 5 मिनट, अभय ने कहा। आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुर्दा घर का एक कर्मचारी एक रजिस्टर और एक प्लास्टिक बैग लेकर आया। उसकी आवाज में उतनी ही उदासीनता थी जितनी रोजाना ऐसे काम करने वालों में आ जाती है। नाम अनीता सहाय, उम्र 28, पहचान पत्र से पता चला किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, आधार सेवा संस्थान। पता है बॉर्डर एरिया रक्सौल के आसपास काम करती थी। सुना है बच्चों की तस्करी पर कुछ रिसर्च कर रही थी, पर ठीक से किसी को कुछ पता नहीं। रक्सौल का नाम सुनते ही अभय का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे किसी ने भीतर कोई पुराना ताला हिला दिया हो। सामान में और क्या था? कुछ और मिला उसके पास? बस ये बैग, कर्मचारी ने कंधे उचकाते हुए कहा। बाकी कुछ नहीं मिला, शायद पानी में बह गया। गंगा किसी को कुछ वापस नहीं करती अपनी मर्जी के बिना। अभय ने बैग सावधानी से खोला। अंदर एक गीली डायरी थी, एक टूटा हुआ पेन और कुछ भीगे हुए कागज जो अब पढ़ने लायक भी मुश्किल से बचे थे। उसने डायरी के पन्ने बहुत ध्यान से पलटे। कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे, स्याही फैली हुई पर पूरी तरह मिटी नहीं थी। मिल के पीछे वाला रास्ता, हर बुधवार रात। वाक्य वहीं अधूरा टूट जाता था। अगला पन्ना पूरी तरह गल चुका था। भाई जल्दी करो, सुरेश ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। अभय ने बैग की अंदरूनी सिलाई टटोली। कुछ महसूस हुआ, एक हल्की नुकीली सी बनावट, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां कुछ उकेरा हो, बहुत सावधानी से, ताकि आसानी से न दिखे। उसने बैग की परत को धीरे से उलटा, अपनी उंगलियों से उस निशान को टटोलते हुए। एक हल्की सी खरोंच जैसा निशान वहां बना था, किसी नुकीली चीज से बनाया गया। गोल घेरे के भीतर धान की एक बाली का चिन्ह, बिल्कुल साफ, बिल्कुल जानबूझकर बनाया हुआ। अभय की सांस अचानक अटक गई। उसका हाथ हल्के से कांपने लगा और उसने खुद को दीवार का सहारा लेकर संभाला। क्या हुआ भाई? सुरेश ने पूछा। उसकी आवाज में अब सच्ची चिंता थी। रंग उड़ गया चेहरे का। ठीक तो हो ना? अभय कुछ नहीं बोला। वह बस उस बैग को पलट पलट कर उस निशान को घूरता रहा, जैसे उसकी आंखें उस पर यकीन नहीं कर पा रही हों, जैसे वह चाहता हो कि यह कोई गलतफहमी निकले। आखिर में उसके मुंह से बहुत धीमी कांपती आवाज में निकला,
ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। क्या नहीं हो सकता? साफ साफ बताओ मुझे, सुरेश ने पूछा। अब उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। ये निशान, अभय की आवाज कांप रही थी। हर शब्द जैसे किसी बहुत भारी चीज के नीचे से निकल रहा हो। ये वही निशान है सुरेश, बिल्कुल वही। एक एक रेखा मिलती है जो प्रकाश यादव की फिरौती की पर्ची पर बना था 3 साल पहले। मैंने वह निशान सैकड़ों बार देखा है, अपनी नींद में भी वह मुझे दिखता रहा है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। सुरेश की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। पर वो केस वो तो बंद हो चुका था, पूरी तरह खत्म। तुमने खुद बंदे को पकड़ा था, तुमने खुद कहा था कि केस सुलझ गया। मैंने सिर्फ बंदे को पकड़ा था सुरेश, अभय ने बैग को कसकर पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों एक साथ घुले हुए थे, इतने गहरे कि वह खुद भी अलग नहीं कर पा रहा था कि कौन सी भावना ज्यादा भारी है। जिसने ये निशान बनाया था, जिसने पूरी साजिश रची थी, वो कभी नहीं पकड़ा गया। हमने सिर्फ एक मोहरा पकड़ा था। असली दिमाग तब भी आजाद था और शायद अब भी है। मुर्दा घर के भारी लोहे के दरवाजे की आवाज दूर से गूंजी, जैसे कोई अंदर आ रहा हो, और दोनों एक पल के लिए सांस रोककर उस आवाज की तरफ देखते रहे। अभय ने उस निशान को आखिरी बार देखा, अपनी उंगलियों से उसे छूते हुए, और उसे यह एहसास हुआ कि जिस साजिश ने 3 साल पहले उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसने उसकी नौकरी छीनी, उसका नाम खराब किया, उसे उसके ही परिवार से झूठ बोलने पर मजबूर किया, वह कभी खत्म हुई ही नहीं थी। वह सिर्फ चुपचाप अंधेरे में अपना काम करती रही थी, इंतजार करती रही थी। और अब वह वापस लौट आई थी, और इस बार अभय अकेला नहीं था। इस बार उसकी जेब में मीरा किशोर का दिया हुआ वह कार्ड भी पड़ा था।